दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है, शिखर वार्ता चली है और थोड़ी देर में दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसका साझा बयान जारी होगा। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें शी जिनपिंग और पीएम मोदी दोनों नजर आएंगे। पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया है, ये भी बात सामने आ रही है। करीब 1.5 घंटे तक ये शिखर वार्ता चली है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है और खासतौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हुई, व्यापारिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई और जो रक्षा सौदों की बातचीत हुई थी उस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। व्यापार कैसे बढ़े और दोनों देशों में आपसी सहमति हर चीज पर जो मुद्दे उठाए जाए उस पर कैसे हो, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम सीधे रुख करेंगे इस वक्त शंभुनाथ शुक्ला जी का। शंभुनाथ शुक्ला जी, एक बड़ा निवेश चीन करने को तैयार है, उसकी जो भी स्थिति हो, लेकिन चीन निवेश कर रहा है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है, बिजनेस है, मैं हर चीज़ समझता हूं, तो ये भी समझना चाहिए कि चीन बिजनेस के मामले में कहीं ज़्यादा चालाक है और अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए वो सतर्क और सजग रहता है। इसे भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का कहना है कि मैं गुजराती हूँ इसलिए व्यापारी हूँ, हाँ। ये तो बड़बोलापन है। कितना भी बड़ा व्यापारी हो, लेकिन दुनिया भर में जो घूमते हैं उनको पता है कि चीनियों से बड़ा व्यापारी कोई नहीं होता। हाँ। है ना। और वो व्यापार में कैसे दमखम दिखाया जाए, कैसे ताकत दिखाई जाए, कैसे बिजनेस किया जाए, कहाँ हमें झुकना है और कहाँ ताकत दिखानी, दोनों जानते हैं। अब कल मुझे पहले तो ये समझ नहीं आया कि चाइनीज प्रीमियर जब आए उनके राष्ट्रपति, तो उनको बौद्ध मूर्तियों के दर्शन क्यों कराए गए। चीन एक कम्युनिस्ट मुल्क है, उनको कोई इससे वास्ता नहीं है। चीन का एक हिस्सा सिर्फ तिब्बत, गुजरात के शेर भी दिखाए गए उन्हें। हाँ, लेकिन साथ में उनको बौद्ध मूर्तियाँ दिखाई, यानी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। अगर आप इतने व्यापार कुशल हैं तो इससे चीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन का एक इलाका तिब्बत जो है वही बौद्ध धर्म से मानता है, बाकी तो उनका कन्फ्यूशियस का मत है, उसी के आचार विचार है, कोई उनका बौद्धों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये समझा जाए, व्यापार करना है तो असली मुद्दे उठाइए कि वो कितना निवेश करेंगे और उनका निवेश हम किन क्षेत्रों में कराएंगे। अगर उनका निवेश हम इंफ्रास्ट्रक्चर में करा ले देते हैं, जो आधारभूत संरचना के क्षेत्र उनमें कराते हैं, पावर जनरेशन लगा के तमाम सारी हैवी मशीनरी में, तो हमारी बड़ी सफलता होगी। अगर कोई सर्विस सेक्टर में आ भी जाए तो क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत रोजगार दे देगा, चला जाएगा। तो हम कितना फ़ायदा उठा पाते हैं इस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, बजाय इसके हम व्यापारी हैं और हमें मालूम है व्यापारी चीन आपसे ज़्यादा बड़े। तो एशिया में अगर कोई व्यापारी है तो चाइनीज ही है, मान के चलना चाहिए। ठीक है। तो इससे नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे उनका निवेश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कराएं, बजाय कि किसी और सेक्टर में जाए। सीधे आधारभूत संरचना के जो क्षेत्र हैं उनमें जाएं और अगर कुछ अपने आप पावर जनरेशन लगा के दूसरे, जैसे सड़क निर्माण है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में हम लगवा लेते हैं तो हमारी बड़ी सफलता होगी। योगेश मिश्रा जी, चीन का जो निवेश हो उसमें हमारा हित ज्यादा हो, ये कैसे संभव हो पाएगा? और इसमें सबसे बड़ा पेच ये भी है कि चीन जहां जहां निवेश करता है, हम अगर मैन पावर के लिए जाने जाते हैं, चीन तकनीक के लिए जाना जाता है, तो फिर भी चीन कहीं ज्यादा आगे रहता है अपने लोगों को नौकरियां देने में। जहां भी निवेश किया चीन ने, उसका इतिहास रहा है कि अपने लोगों को उसने ज्यादा नौकरी दी है। इसलिए हमारा हित कैसे सधेगा? देखिए, हमारा हित तो साधने का चीन की मंशा नहीं है। चीन ने जो हमारे बाजार में अपनी पैठ बनाई है, तो आप देखिए कि हमारा जो भी त्यौहार आता है, रक्षाबंधन के दिन उसकी राखियाँ आती हैं, बहुत सस्ते आ जाती हैं, उसकी झालर आ जाती है, उसके लक्ष्मी गणेश आ जाते हैं। तो चीन की मंशा नहीं है। अब ये देखना है भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को कि कैसे चीन की इस मंशा पर, इस विस्तारवादी मंशा पर वो लगाम लगा सकते हैं। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी। पहला कि चीन इन्वेस्टमेंट के निवेश किन क्षेत्रों में कर रहा है और किन क्षेत्रों में करने के लिए हम उसे तैयार कर रहे हैं। दूसरा, चीन जो निवेश कर रहा है, जैसे नेपाल में उसने निवेश बहुत बड़ा किया है। हाँ। और नेपाल में जितना भी निवेश किया, सारे जगहों पर उसके इंपॉर्टेंट लोग हैं। और चीन में नेपाल ने अपनी ऐसी पैठ बना ली है कि आप विश्वास करें, लुम्बिनी बॉर्डर पर जितने टेक्नीशियन हैं वो चीन के लिए जासूसी करते हैं, भारत के लिए, भारत के से भी और नेपाल से भी। तो ऐसा ना हो कि चीन कोई ऐसी मंशा, एक हिडन एजेंडा लेकर के आ रहा हो, तो उसका दिमाग एकदम साफ कर देने की जरूरत है कि यहां सिर्फ बाजार होगा, व्यापार होगा, व्यापार हमारी शर्तों पर होगा, लाभ आप जरूर ले लीजिए। क्योंकि चीन एक ऐसी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। चीन की दिक्कत यह है कि वो बुजुर्ग अब इस नई टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर सकते हैं और चीन को कंपीट करना है, अमेरिका से कंपीट करना है, जापान से कंपीट करना है। तो जो हमारे नौजवान हैं वो चीन की टेक्नोलॉजी को ठीक से चला करके ठीक से उसके लिए बाजार तैयार कर देंगे। तो ये सब चीजें देखना होगा और ये
सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि चीन की मंशा कभी भी अच्छी नहीं रही, किसी देश के साथ अच्छी नहीं रही है। और जी। चीन के साथ मेरा जो इतिहास है भारत का, ठीक है। वो 3 बार चीन के साथ भारत ने धोखा खाया है, 3 बार पाकिस्तान के साथ धोखा खाया है। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमारा खत्म हो गया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमें कोई सुविधाएं नहीं है, तो कहीं ऐसा नहीं रहा है कि चीन पर हम सीधे भरोसा कर सकें। तो मॉनिटरिंग प्रोसेस बहुत मजबूत होना होगा, ये बिल्कुल देखना बिल्कुल, होगा। आपने इसकी एकदम जिम्मेदारी जायज भारत बात कही है। सरकार की मॉनिटरिंग होगी। प्रोसेस बेहतर होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही रिश्ते आगे बढ़ें और उस पर ठीक तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। मेजर जनरल रिटायर्ड शेरू थपलियाल जी भी हमारे साथ हैं। शेरू थपलियाल जी, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, खास तौर पर यह कहा गया कि रक्षा मामले में, व्यापार मामले में और बॉर्डर इश्यूज जो हैं उस पर तो ज़रूरी है बात हुई है। क्या रक्षा के क्षेत्र में भी भारत चीन के साथ कुछ मदद ले सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तकनीक उनके आगे है और उनके जो कुशल कारीगर हैं वो भी बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। तो क्या रक्षा के क्षेत्र में चाइना से कोई भारत मदद ले सकता है? नहीं, मदद ले सकता है लेकिन लेना नहीं चाहिए। जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड एरियाज हैं, हाँ, जैसे डिफेंस सेक्टर है या टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें हमको निवेश, चाइनीज निवेश नहीं कराना चाहिए। अच्छा। हमको जो बाकी सड़क निर्माण है, बुलेट ट्रेन है, ऐसे जो एरियाज हैं उसमें निवेश ठीक है। दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रेड डेफिसिट के लिए चाइना को ब्लेम करते हैं, वो गलत है। ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ठीक कीजिए ताकि आपके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो चाइना में जा सके, ना कि रॉ मटेरियल जैसा आप अभी भेज रहे हैं, आयरन ओर भेज रहे हैं, कोल भेज रहे हैं, फलाना, वो नहीं होना चाहिए। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। डिफेंस सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं। चीन से रिश्तों में कितनी मिठास, क्योंकि जो चीज़ें पहले कही जा सकती थी तो क्या इस दौरे के बाद वो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी? क्योंकि ड्रैगन कहा जाता है चीन को हमारे देश में, और एक खौफ कहीं ना कहीं चीन को लेकर हमेशा सबके दिल में रहता है कि चीन धोखा ना दे दे। लेकिन ये यकीन बनाने की कोशिश हो रही है, एक विश्वास पैदा करने की कोशिश हो रही है, और उम्मीद है कि इस दौरे के बाद वो विश्वास बढ़ेगा और आगे चलता भी रहेगा। जो कि शी जिनपिंग जिस मकसद से आए हैं वो भी पूरा हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मकसद से अगवानी करने के लिए अहमदाबाद में बाकायदा मौजूद थे, तो वो भी हित पूरा होगा। थोड़ी देर में साझा बयान जारी होगा दोनों नेताओं का। हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता पूरी हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे तक ये शिखर वार्ता चली है। कहा जा रहा है कि कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत हुई है, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कि भारत के हित में भी हैं, उस पर भी बातचीत हुई है। चीन अपने हित को लेकर भी बातचीत कर रहा है, वो जो मकसद से लेकर हिंदुस्तान आया वो भी पूरा करने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता साहब का मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर सुब्रकमल दत्ता साहब, भारत में कई ऐसी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें चीनी वहाँ से आए हुए थे, चीनी नागरिक जिन्होंने, कुशल कारीगर वहाँ से आया, उन्होंने उसका निर्माण किया, और वो आज तक उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको बड़ा सराहा जा रहा है। क्या इस क्षेत्र में चीन भारत का मददगार साबित हो सकता है और कुछ इसी तरीके की मदद आगे भी ली जा सकती है? टेक्निकल नो हाउ और टेक्निकल ट्रांसफ़र में तो बेशक मदद हो सकता है, और मुझे लगता है कि ये जो शिखर वार्ता है जिस पे आर्थिक चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे जिस पे बातचीत हुई है, वो सब चीज़ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्निकल नो हाउ को लेके बेशक बातचीत हुई होगी, और शायद कई सारे एग्रीमेंट्स उन दिशा में साइन हो सकता है। उम्मीद है कि उन सब दिशा में साइन होगा। हाँ। और मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले इश्यूज को लेके वार्तालाप हुआ होगा, जैसे रेलवेज हो गया, रेलवे लाइंस की। दत्ता साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, यहाँ पर एक चीज छूट गई थी शायद इस बातचीत में, कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर एक बड़ा, भारत में अलग तरीका अपनाया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने के लिए, लेकिन चीन में वो थोड़ा अलग है। क्या चीन में जिस तरीके से एसईजी बनाया जाता है उसी तरीके से भारत कोशिश कर सकता है कि वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में भी हो? बेशक हम लोगों ने शुरू में भी, जब हम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मॉडल जब हम लोगों ने लागू किया था, वो हम लोग चीन का मॉडल ही उठा के लागू किए थे। हाँ। पर एक चीज़ हम लोग भूल गए थे कि चीन के किस प्रांत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। केवल 6 इलाके हैं जो समुंदर के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है चीन के, जैसे हांगकांग हो गया, कैंगटोंग हो गया, शंघाई हो गया, इस तरह के। हम लोगों ने जो किया था, हम लोग पूरे देश को खोल दिए थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, और उसी के लिए नंदीग्राम, भट्टा परसौर
कंट्रोल, तमाम चीजें हुआ है। अब जो सोच है भारत सरकार की स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेके, वो अलग तरह की सोच है। वो कोस्टल एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बातचीत हो रही है, जो चीनी मॉडल का रूपरेखा के हिसाब से है। वहां पे मैं मानता हूं कि किसी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, और वहां पे टेक्निकल आदान प्रदान किस तरह से हो और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कैसे हो, वो सब चीज़ों पे शायद किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग बन सकता है। दूसरा मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बिल्डिंग्स को लेके, तमाम जितने सारी चीज़ें हैं, आपके रेलवे लाइंस हो गए, पोर्ट की स्थापना हो गए, फिर रोडवेज हो गए, इन सब चीज़ों पे शायद बहुत बड़े पैमाने पे समझौता हो सकता है। रक्षा के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि बहुत खतरनाक होगा किसी तरह का एग्रीमेंट साइन करना, क्योंकि रक्षा ऐसा क्षेत्र है जो देश के विदेश नीति और रक्षा नीति के साथ जुड़ा हुआ है, और वहां पे मतलब मुझे उम्मीद है और मुझे लगता भी है कि शायद किसी तरह का समझौता नहीं होगा, और अगर होता है तो बहुत उसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि चीन पायरेसी और हैकिंग के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। तो इसलिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, फिर आपके टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रक्षा का क्षेत्र हो गया, फिर न्यूक्लियर क्षेत्र में हो गया, इन सब चीजों पे तो चीनी निवेश की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता भी नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। शंभुनाथ शुक्ला जी, जब कोई चीज आगे बढ़ रही हो और कोई निर्माण करना हो तो अगर उसमें ऑप्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ऑप्शन बुलेट ट्रेन को लेकर चाइना भी सामने आ रहा है। चाइना की तकनीक बेहतर हुई है, लेकिन जापान का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो भारत के सामने विकल्प मिल गया है, ये अच्छी बात है बुलेट ट्रेन को लेकर। देखिए, बुलेट ट्रेन में जो अभी जानी जाती है वो जापान की ही बुलेट ट्रेन जानी जाती है। हाँ। चाइना ये है कि रेल लाइन बिछाने में काफ़ी आगे माना जाता है। तिब्बत तक उसने अंडरग्राउंड जिस तरह से रेल लाइन बिछाई हुई है, तो इस तरह की चीज़ों में अगर हमें रेल लाइन बिछानी है, हमें पावर जनरेशन में आना है, तो हम चाइना की मदद ले सकते हैं। बुलेट ट्रेन में तो जापान आगे है, जर्मनी आगे है, उसमें तो कोई ज़्यादा खास चीन का योगदान नहीं है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चीन से जितना भी निवेश कराएं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज पे कराएं, वहीं पर कराएं, बहुत उनको सर्विस सेक्टर में नहीं घुसने दें। और चाइनीज़ के जो छोटे मोटे जो वो प्रोडक्ट हैं और भारत में खूब बिकते हैं सस्ते होने के कारण, लेकिन आप पाएंगे क्वालिटी के मामले में चीन पीछे है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। इससे भारी उद्योग में चीन को यहाँ निवेश कराने के लिए प्रोत्साहित करना या उनको आमंत्रित करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय और किसी प्रोडक्ट में ले जाने के। अमृत कपूर जी, शंभुनाथ जी जो डर एक बता रहे हैं, और अगर बॉर्डर इश्यूज की बात की जाए, वहां पे चीनी अगर सेना घुसपैठ करती है तो एक डर कहीं ना कहीं भारतीय कारोबार में भी घुसपैठ का भारत में कम से कम डर रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई भारत के जो उद्योग हैं या कोई और कोई स्थिति है उसके ऊपर उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तो चीज़ें चलती रहती हैं, और ये बॉर्डर काफ़ी लंबा है, 3600 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पर भी कोई वायलेंट कभी भी एस्केलेशन नहीं हुआ चाइना के साथ में 62 के बाद में, और वैसी स्थिति मेरे हिसाब से अभी भी चलती रहेगी। और इसको इन्होंने जैसे अभी इन्होंने कहा है ये नॉन निगोशिएबल है, जैसे इन्होंने इंडिकेशन दिया है जो जिनपिंग की इनकी विज़िट के दौरान भी, कि तभी भी उसको एक्टिव करके रखा है, तो ये उसको एक्टिव करके रखेंगे, ये कोई इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला इशू नहीं है। लेकिन इसका जो आपने क्वेश्चन किया है कि इसके जो भारत में अंदर अंदरूनी स्थिति है या वातावरण है या और कोई काम के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता, आज तक नहीं पड़ा, मतलब हमेशा ही होता रहता है ऐसी चीज़ें। हाँ, अफेक्टेड जो होते हैं, इमीडिएटली अफेक्टेड हैं, वो जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो इमीडिएटली अफेक्ट होती हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि डेवलपमेंट हो रही है, और फोर्स लेवल रेज किया गया है। 17 कोर एडिशनल कोर जो है, स्ट्राइक कोर है, ऑफेंसिव कोर वो रेजिंग में है, वो 5 साल के अंदर रेज हो जाएगी। और हमारी डिप्लॉयमेंट भी हमने 55 पोस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के चाइना बॉर्डर के ऊपर वो इंक्रीज किए हैं। और अभी आपने खुद देखा होगा ये जो रिएक्शन अभी हुआ है, आगे उनके बंदे आते थे, सिर्फ दूर से कुछ ना कुछ कार्रवाई होती थी, अभी हमने प्रोएक्टिव स्टांस लिया है, हमने जाकर ये